साल 2157 16 मई डीमन रेस ने इंसानों की आखिरी बची हुई जमीन का भी हर इंच जीत लिया था। ह्यूमन वर्ल्ड पूरी तरह गिर चुका था। टूटी हुई शहर की रूइंस के बीच एक आदमी टूटी पिलर से दबा पड़ा था। उसका शरीर मुश्किल से टिक रहा था और गहरा लाल खून उसकी छाती से बहकर टूटे हुए जमीन पर टपक रहा था। उसका नाम था सी चेन, एक ट्रिपल लाइटनिंग असासिन। 7 साल पहले कई डीमन किंग्स बिना किसी वार्निंग के दुनिया पर उतर आए थे। डीमन किंग आन यू की अगुवाई में डीमन रेस ने इंसानी इलाकों पर ऐसा हमला बोला कि सेनाएं कुचल गईं, शहर मिट गए। अन यू मरते हुए इंसान को नीचे देखते हुए हंसा। तो यही है ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद। तुम्हारी पूरी रेस बस कमजोर कचरा है। उसका पंजा अजीब तरीके से मुड़ा, फट गया और एक भयानक मुंह में बदल गया। अब वक्त है तुम्हारे आखिरी काम का, मेरा खाना बनने का, मेरी ताकत बनने का। उसने हाथ उठाया और एक डरावनी शक्ति आगे बढ़ी जिसने जबरदस्ती सी चेन की सोल उसके शरीर से खींचनी शुरू कर दी। सी चेन दर्द से दहाड़ उठा। नहीं, मेरी बहन, मेरे साथी, मेरे गुरु, जो भी मेरे करीब था, तुम दरिंदों ने सबकी जान ले ली। उसके चेहरे के आसपास बिजली फटने लगी। दांत भींचते हुए उसने कहा, उन सबके लिए अगर ये मेरा आखिरी पल भी है तो मैं तुम्हें अपने साथ नरक में घसीट कर ले जाऊंगा। उसी पल उसने अपनी बची हुई सारी ताकत छोड़ दी। उसके शरीर की सारी लाइटनिंग अंदर की ओर सिमट गई, एक बिंदु में कंडेंस्ड हो गई। उसकी फॉरबिडन अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी, टर्मिनस आर्क। उसका शरीर हवा में उठ गया। सुनहरी चमक में लिपटा हुआ वायलेंट लाइटनिंग पूरे बैटलफील्ड को चीरने लगी। डीमन किंग और उसके मिनियंस जम गए। ये क्या है? आन यू शॉक में चिल्लाया। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? सी चेन के शरीर पर क्रैक्स पड़ने लगे। इतनी शक्ति थी कि उसका शरीर खुद टूटने लगा। दर्द बढ़ता गया और यादें लौटने लगी। उसकी बहन, उसका गुरु, उसकी माँ, उसके पिता। हल्की कड़वी मुस्कान उसके होठों पर आई। जल्द मिलते हैं। बस अफसोस है मैं काफी स्ट्रांग नहीं बन पाया। काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता। और फिर लाइटनिंग एक्सप्लोड हो गई। अन यू पूरा का पूरा उस स्टॉर्म में समा गया। उसका शरीर फटकर मिट गया। मिटते हुए भी उसकी आवाज नफरत से गूंजी। तुम नीच, घटिया रेस, सोच भी कैसे सकते हो कि? फिर सब शांत हो गया। सीचेन की फेडिंग कॉन्शियसनेस में सिर्फ रिग्रेट बचा था। काश मैं वापस जा पाता। काश मैंने डीमन लेयर्स पहले खोज लिए होते। काश मैंने पहले डीमन किंग को ही रोक दिया होता तो शायद मैं इतना सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता। रोशनी बुझ गई, अंधेरा उससे निकल गया। लेकिन तभी खून जैसे लाल रंग की एक पल्स चमकी और सब कुछ सील हो गया। सीचेन ने आंखें खोल दी। वो झटके से उठ बैठा, तेज सांस लेते हुए। मैं मरा नहीं? कंफ्यूजन में उसने चारों तरफ देखा। ये जगह कहाँ है? वो खिड़की की तरफ भागा और वहीं जम गया। नीचे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। बिल्डिंग सही सलामत थी, साफ थी, युद्ध का कोई निशान नहीं था। क्या दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं हो चुकी थी? ये सारे लोग कहां से आए? कुछ देर बाद सच उसके दिमाग में उतरने लगा। वो मिरर की तरफ मुड़ा। मैं 10 साल पीछे लौट आया हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी डेज। उसी समय उसके पास की हवा डिस्टॉर्ट हुई। एक पतली क्रैक हवा में उभरी और फ्लोटिंग इंटरफेस में बदल गई। ग्लटनी सिस्टम इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये सच है? मैं सच में उस समय में लौट आया हूँ जब सब कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। इंटरफेस पर करंट टाइम चमका। डेट 2157 16 मई। टाइम 4:15 PM। मैं वापस आ गया, उसने धीरे से कहा। 10 साल पीछे ये वो पल था जब डीमन किंग्स के आने में अभी 3 साल बाकी थे। 3 साल बाद साल 2160 में डीमन किंग रात उतरने वाला था। रात वही था जिसने गेट ऑफ एल खोला था। उसी की वजह से बाकी डीमन किंग्स एक एक करके आए और ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला हुआ। वही पल टोटल डिस्ट्रक्शन की शुरुआत था। वही वजह थी कि सीचेन ने सब कुछ खो दिया। लेकिन अब उसने मुठ्ठियां भींच ली। मैं वापस आ चुका हूँ। अगर मैं सबसे पहले आने वाले डीमन किंग व्राथ को हरा दूं तो गेट ऑफ एल कभी खुलेगा ही नहीं। अगर व्राथ गिर गया तो फ्यूचर की चेन रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी। फ्यूचर अभी तय नहीं हुआ है, अब भी सब बदलने का वक्त है। उसकी नजर फिर इंटरफेस पर गई। ये ग्लटनी सिस्टम जब से मैं उठा हूँ मेरे सामने तैर रहा है। स्क्रीन बदली, स्टेटस पैनल खुल गया। नेम सी, चेन रैंक SSSS लेवल, 1 स्ट्रेंथ, 100 स्टेमिना, 100 एलिमेंट पावर, 100 स्पीड, 100 लक, 100 स्पिरिट, 100। ये मेरे बेस एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। पिछली जिंदगी में वो पूरी तरह अवेकेंड पावर्स पर निर्भर था। हर 10,000 लोगों में सिर्फ एक इंसान अवेकन होता था। स्टार मेज, न्यूक्लियर वॉरियर, क्लाउड चांटर, फ्लावर चांटर, लाइटनिंग असैसिन, लाइटनिंग चांटर, स्टार आर्चर, ये सब अवेकेंड क्लासेस थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था वो फ्यूचर अवेकनर्स को ट्रेन करने के लिए फेमस थी, नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी। लेकिन पिछली जिंदगी में वो 4 साल तक अवेकन ही नहीं कर पाया। पूरे 4 साल सबसे नीचे। कोई भी आता और उसे लात मारकर चला जाता। तो इसलिए मैं इन्फर्मरी में उठा था, तभी दूसरा स्क्रीन खुला। क्लास प्रोजेक्शन एक्टिवेटेड। लाइटनिंग असैसिन लाइटनिंग एनर्जी शरीर में भरती है, मूवमेंट स्पीड 10 गुना बढ़ाती है। लाइटनिंग ब्लेड, बिजली से वेपन बनाओ। क्रिटिकल बोनस, वाइटल स्ट्राइक्स, पैरालिसिस इफेक्ट। एट्रीब्यूट, रेटिंग्स, स्ट्रेंथ 2 स्टार स्टेमिना, 1 स्टार एलिमेंट पावर, 1 स्टार स्पीड, 3 स्टार लक, 1 स्टार स्पिरिट, 1 स्टार लाइटनिंग टाइप असैसिन। उसने बुदबुदाया, ये तो मेरी पिछली जिंदगी वाली क्लास है। एक फेमिलियर ताकत उसके शरीर में दौड़ गई। क्या मेरी पुरानी ताकत वापस आ गई? क्या मैं पहले ही अवेकन हो गया? उसकी आंखें तेज हो गईं। टेस्ट करते हैं। उसने आंखें बंद की। लोडिंग स्विचिंग क्लास। उसके शरीर में बिजली दौड़ी, फिर शांत हो गई। तभी दरवाजा
दरवाजा जोर से खुला। सी चान, तू जाग गया। चश्मा पहने एक लड़का अंदर भागा। वो था मा लॉन्ग, उसका रूममेट, ई रैंक फ्लावर चांटर। उसने घबराकर उसके कंधे पकड़ लिए। तू ठीक है ना? तेरी बॉडी तो बिल्कुल सही लग रही है, उसने शांत आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ। तो सिस्टम सिर्फ मुझे दिख रहा है। मा लॉन्ग उसे ध्यान से देखने लगा। तेरी इंजरीज गायब हैं। कल तुझे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया? अफकिनर से भी फास्ट रिकवर कर रहा है क्या? फिर ऑनकवर्ड हंसा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है तू स्ट्रॉन्गर हो गया है। शायद मेरा भ्रम है। उसने कुछ नहीं कहा। पिछली जिंदगी में मा लॉन्ग अवेकन तो हुआ था, लेकिन बॉटम टियर ही रहा। डीमन किंग्स आने के तीसरे दिन ही वो मर गया था, लेकिन अब वो सामने खड़ा था। तभी सी चैन को पहली बार असली एहसास हुआ। मैं सच में वापस आ गया हूँ। मा लॉन्ग ने अचानक उसे घुमा दिया। ओए हाँ, कल रैंक टेस्ट है। तू ठीक है तो चल प्रिपरेशन करते हैं। वो उसे बाहर धकेलते हुए बोला। चल जल्दी, तू अवेकन नहीं हुआ फिर भी ये इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। कैंपस बाहर से लाइवली था। स्टूडेंट्स भाग रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे। सी चेन के कदम धीमे हो गए। बहुत समय हो गया। इतने सारे जिंदा लोगों को साथ देखकर मा लॉन्ग घबरा गया। भाई कैसी डरावनी बातें कर रहा है। फिर खुद ही हंसकर बात डाल दी। छोड़, चल प्लेग्राउंड चलते हैं। दोनों आगे बढ़े, लेकिन सी चेन का चेहरा सख्त होने लगा। मैं एक बार सब कुछ खो चुका हूँ। अगर अब कुछ नहीं किया तो वही फ्यूचर फिर आएगा। हर सेकंड की कीमत है। मुझे तुरंत एक्शन लेना होगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके लेवल बढ़ाना होगा। इस दौर में किसी अवेकनर के लेवल अप करने का सिर्फ एक तरीका था, डीमन लेयर्स में मॉन्स्टर्स मारना। लेकिन लगभग सारे डीमन लेयर्स बड़े गिल्ड्स ने कब्जा किए हुए थे। बाहर वालों के लिए एंट्री लगभग इम्पॉसिबल थी। एक्सपीरियंस गेन करना तो दूर की बात। अगर ये मेरे करंट स्टैट्स हैं तो बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले मैं कितना स्ट्रांग हूँ। पावर लेवल्स को रैंक्स में बांटा जाता था, ऊपर से नीचे तक, एस, ए, बी, सी, डी, ई। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर अटके रहते थे। कुछ जीनियस या गिल्ड बैकिंग वाले ही डी रैंक तक पहुंचते थे। एक्सपीरियंस से वो अंदाजा लगा सकता था। लेकिन अगर अभी टेस्ट दूं तो मुझे कौन सा रैंक मिलेगा? उसकी नजर बगल में चलते लड़के पर गई। इससे तो मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर हूँ। मा लॉन्ग आराम से बातें कर रहा था, उसे कुछ पता नहीं था। तभी अचानक एक बास्केटबॉल उड़ती हुई आई और सीधा उसके चेहरे पर लगी। उसका चश्मा टूटकर नीचे गिर गया। स्टैंड से हंसी फूट पड़ी। अरे ये तो सी चान और मा लॉन्ग हैं, एक थग हंसते हुए बोला। तुम दोनों जल्दी रिकवर हो गए। मा लॉन्ग डर से जम गया। बैड लक, इनसे टकरा गए। सी चेन ने धीरे से सिर उठाया और सीधे उसे देखा। ये वही है। पास्ट की यादें अचानक उभर आईं। वही बुली उसे सिंक तक घसीट रहा था। उसका सिर पानी में दबा रहा था। बाकी दो पास खड़े हंस रहे थे। मा लॉन्ग कांपते हुए बोला, रुको, बंद करो ये। बुली ने घूरा। तू इसकी मदद क्यों कर रहा है? ये अभी तक अवेकन नहीं हुआ। बीच में मत पड़ वरना तेरी भी लगेगी। तीनों हंसते हुए चले गए। वो वहीं भीगा हुआ बेइज्जत पड़ा था। मा लॉन्ग भाग कर आया। सी चान, तू ठीक है? उस समय एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा था, ये लोग हमें छोड़ते क्यों नहीं? बुराई सिर्फ डीमन लेयर्स में नहीं थी, ह्यूमन वर्ल्ड में भी थी। याद खत्म हुई। वर्तमान में वही बुली मुस्कुरा रहा था। तुम्हें पता था मैं यहाँ बॉल खेल रहा हूँ ना? 2 क्रेट्स ड्रिंक्स क्यों नहीं लाए? मा लॉन्ग तुरंत सिर झुका गया। सॉरी, अभी लाता हूँ। लेकिन उससे पहले सी चेन आगे बढ़ा। गलती इसकी नहीं है। सॉरी, इन्हें बोलना चाहिए। बुली चौंका। क्या? मा लॉन्ग फुसफुसाया। सी चान क्या बोल रहा है? तीनों इरिटेट हो गए। आगे खड़े लड़के का नाम था गोंग छेंग, फ्लावर वॉरियर। उसकी मुट्ठियों पर हरी एनर्जी चमकने लगी। पीछे खड़े दोनों ने भी पावर्स एक्टिवेट कर ली। एक पर्पल ग्लो, दूसरा ब्लू। सी चेन शांत खड़ा रहा। ये सिर्फ कमजोरों को बुली करता है क्योंकि इसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। असल में इसकी अपनी ताकत कुछ खास नहीं। पास के स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। देखो देखो, गोंग छंग फिर इन्हें पीटेगा। अभी तो इन्फर्मरी से आए हैं ना, एक वीकेस्ट अवेकनर और दूसरा अभी तक अनअवेकेंड। स्कूल के सबसे यूजलेस दो लोग। भीड़ हंसने लगी। गोंग छंग उसके सामने आया। हरी चमकती मुट्ठी उठाकर बोला, क्या कहा अभी? उसने बिना डरे आंखों में देखा। दोबारा हमें परेशान मत करना। गोंगचेंग गुस्से से तिलमिला उठा। लगता है तुझे फिर मार खाना है। उसने पंच चलाया, लेकिन सीचेन हिला, हल्का, कैजुअल, इन एफर्टलेस। उसने हाथ उठाया और पंच को एक ग्रिप में रोक लिया। क्रैक! गोंगचेंग दर्द से चीख उठा। उसकी कलाई टूट चुकी थी। वो पीछे लड़खड़ा गया। भीड़ जम गई। ये क्या हुआ? उसने गोंगचेंग का पंच रोक दिया, लेकिन ये तो अवेकन भी नहीं हुआ। क्या मेरी आंखों ने गलत देखा? गोंगचेंग गरजा, तू गंदा अनवेकन ट्रैश, मुझे चैलेंज करेगा? सी चेन ने शांत आवाज में कहा, तुझ पर टेस्ट कर लेता हूँ। उसकी आंखों के सामने ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकी। जॉब स्विचिंग कंप्लीट। अगले ही पल बिजली चमकी। बिजली की चमक सी चान के पूरे शरीर पर लिपट गई। उसने लाइटनिंग असैसिन क्लास स्विच कर ली थी। उसकी स्किन पर वायलेंट इलेक्ट्रिसिटी क्रैकल करने लगी। मा लॉन्ग की आंखें फैल गईं। तू कब अवेकन हुआ? उसने हल्का सा उंगली उठाकर इशारा किया। गोंगचेंग गुर्राया। इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर। हरी रोशनी चमकी और उसने अपनी डिफेंसिव स्किल एक्टिवेट कर ली। तुझे लगता है मैं लड़ना भूल गया हूँ? मैं तुझे कुचल दूंगा। वो पूरी ताकत से आगे झपटा, लेकिन अगले ही पल पलक झपकते ही सी चान गायब हो गया और फिर सीधा उसके सामने प्रकट हुआ। बूम! एक सीधा पंच उसके चेहरे पर पड़ा। गोंगचेंग हवा में उछल गया और कई मीटर दूर जमीन पर लुढ़कता चला गया। भीड़ हक्का बक्का रह गई। अभी हुआ क्या? उसने एक पंच में उड़ा दिया। मा लॉन्ग वहीं जम गया। ये सच में सी चैन है? ये कैसी पावर है? गोंगचेंग लड़खड़ाते हुए उठा, गुस्से से कांपते हुए। तूने स्निक अटैक किया। उसने पीछे खड़े दोनों ब्लीच पर चिल्लाया। बेकार लोगों, बस खड़े होकर देखते रहोगे? लेकिन दोनों डर से जमे हुए थे। वे सी चान के बिजली से ढके शरीर को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मॉन्स्टर सामने खड़ा हो। गोंगचेंग दहाड़ा और फिर से दौड़ा। मैं तुझे मार डालूंगा। उसने
बेतहाशा पंच चलाया, लेकिन इस बार भी उसका फिस्ट आसानी से पकड़ लिया गया। क्रैक! एक तेज वार के साथ गोंग छंग तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन सी चान रुका नहीं। उसकी बाह के आसपास लाइटनिंग जमा होने लगी। एक पंच, फिर दूसरा, फिर लगातार प्रिसाइज रैपिड स्ट्राइक्स। आखिर में उसने गोंग छंग को पकड़ा और दूर फेंक दिया। धड़ाम! उसका शरीर पास की बिल्डिंग से जा टकराया। बाकी दो पुलिस बिना पीछे देखे भाग गए। मा लॉन्ग घुटनों पर गिर पड़ा, पूरी तरह शॉक में। सी चान, तू इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया? उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर स्टेटस स्क्रीन पर थी। मैं कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचा हूं। पहला, पहले की तरह मैं कभी भी लाइटनिंग असैसिन में स्विच कर सकता हूं। दूसरा, सिस्टम अभी सिर्फ लेवल 1 है, फिर भी मेरे बेस स्टैट्स इतने हाई हैं कि लो लेवल अवेकनर्स को आसानी से हरा सकता हूं। मतलब मेरा करंट रैंक डेफिनेटली ई से ऊपर है, लेकिन कितना ऊपर यह भी क्लियर नहीं है। फिर एक बात ने उसे परेशान किया, मैंने इसे साफ तौर पर हरा दिया, फिर सिस्टम में कोई चेंज क्यों नहीं आया? क्या ऐसा हो सकता है? उसके हाथ में लाइटनिंग जमा होने लगी और एक शार्प लाइटनिंग रॉड बन गया। भीड़ घबरा गई। ए रुको, सीचान क्या कर रहा है? वो बिल्कुल कॉलम रहा। उसने लाइटनिंग रॉड को गोंगछंग की गर्दन के पास रखा और मन ही मन सोचा, क्या एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका अब भी पहले जैसा ही है? सीचान ने बुरी तरह पिटे हुए गोंगचुन को कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। गोंगचुन का शरीर उसके हाथों में ढीला लटक रहा था, बिल्कुल भी विरोध करने की हालत में नहीं था। उसका पूरा शरीर चमकती एनर्जी से ढका हुआ था। डिफेंसिव स्किल पूरी तरह एक्टिवेट थी। उसी समय पीछे से एक महिला आगे बढ़ी। हेलो स्टूडेंट्स, ये स्कूल है, याद है ना? उसकी काम लेकिन अथॉरिटेटिव आवाज ने पूरे माहौल की टेंशन काट दी। भले ही शुरुआत में गलती गोंगचुन की थी, लेकिन इतनी पनिशमेंट काफी है। वो थी लिंग यू, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। वो हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और वार्निंग देती है कि अब दोबारा गोंगचुन पर हाथ मत उठाना। उसने अपनी पकड़ ढीली की और उसे एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, सी चांद सीधा खड़ा हो गया। आंख के कोने से उसने लिंग यू की तरफ देखा। स्टूडेंट काउंसिल में वही एक मेंबर थी जो हमेशा गोंगचुन को बचाने आ जाती थी। उसने मन ही मन सोचा कि वैसे भी वो अब कुछ और करने वाला नहीं था, लेकिन अगर ऐसे लोगों को पूरी तरह डराया न जाए तो ये लोग बार बार ट्रबल क्रिएट करते रहेंगे। ये सोचकर वो मुड़ा और वहां से चल पड़ा। आसपास खड़ी भीड़ इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। सबके चेहरों पर डर साफ था। कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पास में पहले वाले दो पुलिस पिलर के पीछे छिपे हुए थे। उनमें से पतला सफेद बालों वाला लड़का अभी का उसका एक्सप्रेशन याद करके कांप उठा। वो नजर बहुत खतरनाक थी। उसने मन में कसम खाई कि अब कभी उसे प्रोवोक नहीं करेगा। मोटा बुली डिसबिलीफ में फुसफुसाया, क्या वो सच में सीचान था? उन्हें याद था कि वो पुराने स्कूल का सबसे कमजोर और गरीब स्टूडेंट्स में से एक था। अब उसे ऐसे चलते देखना अनरियल लग रहा था। उसने मालोंग को आवाज दी और कहा, पीछे आ। मालोंग तुरंत घबराकर उसके पीछे दौड़ा। पीछे खड़ी लिंगयू चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ देखती रही। कुछ देर बाद उसने बाकी स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उस रात डॉर्मेट्री के अंदर मेलोंग एक्साइटमेंट में सारी कहानी सुना रहा था। वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि सीचान हाथा सच में अवेकन हो चुका है और अब बेहद पावरफुल लाइटनिंग असासिन बन गया है। वो पूरे एक्शन को एनैक्ट करते हुए बता रहा था कि कैसे उसने गोंगचुन को जमीन पर दे मारा और बाद में वो उसकी आंखों में देखने तक की हिम्मत नहीं कर पाया। एक रूममेट शेंग जुओ जो न्यूक्लियर मैच था, बीच में स्केप्टिकल टोन में बोल पड़ा, अच्छा तो अभी वो है कहाँ? फिर उसने मा लॉन्ग की तरफ उंगली करके कहा, अगर वो इतना स्ट्रांग है तो बेसिक रनिंग ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? कोई अवेकेंट कॉम्बैटेंट ऐसी सिंपल एक्सरसाइज करता है क्या? दूसरा रूममेट श्यांग यू जो क्लोवर चैंटर था और अपने सिस्टम पर बिजी था, मजाक उड़ाते हुए बोला, तेरा सिर पिटाई में हिल गया लगता है, रियलिटी में वापस आ। फिर श्यांग जुओ ने हार्श रियलिटी सुनाई, हम चारों को एक ही डॉर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम पूरे ग्रेड में सबसे बॉटम रैंकर्स हैं। ये फैक्ट बदल नहीं सकता। बात करते हुए उसने अपने हाथ में न्यूक्लियर एनर्जी जमा की और बोला, मैं नीचे से चौथे नंबर पर हूँ, मतलब टेक्निकली मैं इस डॉर्म का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक क्लास अवेकन कर सकता है, बाकी सब सपोर्ट चांटर्स हैं और मैं अकेला कॉम्बैट क्लास हूँ, न्यूक्लियर मेज। ये गैप एब्सोल्यूट है। मालोंग ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर चिंता फैल गई। शंग जुओ हंसते हुए बोला, सिचान इतना दुबला पतला दिखता है, वो लाइटनिंग असासिन कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उसने जानबूझकर मसल्स फ्लेक्स की और बोला, मैं खुद अब स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, शायद जल्दी किसी क्लब में भी ज्वाइन कर लूं। तभी कंप्यूटर पर देखते हुए शांगयू कामली बोला, कल ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन से पहले फाइनल रैंकिंग टेस्ट है, कल सब क्लियर हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है ई रैंक ट्रेनिंग डेमन लेयर पर। डंजन एंट्रेंस पर 4 गार्ड्स खड़े थे। कुछ देर बाद अंदर से 2 लोग बाहर आए। वो थे कांगटिंग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, और उसके साथ लिंग यू, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे ही कांगटिंग आगे बढ़ा, गार्ड्स ने रिस्पेक्टफुली बॉ किया। उसने कैजुअली कहा, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म, और आगे चलता रहा। तभी उसकी नजर साइड में खड़े कांगचान पर पड़ी, जो साफ घायल था और मुश्किल से अपना गुस्सा रोक रहा था। कांगचान की ग्रीन आइज चमक उठी। उसने डिमांड किया, इस मैटर को हैंडल करो। इतने लोगों के सामने मेरे भाई की इंसल्ट हुई है और तुम अपने ही भाई की जगह किसी आउटसाइडर पर बिलीव कर रहे हो? कांगटिंग ने काल्म होकर जवाब दिया, मैं समझता हूँ। बाद में डिनर के दौरान लिंगयू ने पूछा, तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? खाना खाते खाते कांगटिंग बोला, सिंपल है, गोंगचन किसी और से आउटमैच्ड हुआ।
क्या वो लड़का सच में उतना स्ट्रांग है जितना क्लेम किया जा रहा है? लिंग यू ने नजर नीचे की और कहा, तुम स्कूल में लगभग हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और रैंकिंग जानते हो। 10 से भी कम लोग डी रैंक तक पहुंचे हैं और वो सब तुम्हारे क्लब में ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं। ऑर्डिनरी अवेकनर्स को डेमन लेयर्स का एक्सेस नहीं मिलता जैसे तुम्हें मिलता है। रिसोर्सेज के बिना मीडियोकर अवेकनर्स कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। कोई भी तुम्हारी पेस पकड़ नहीं सकता। पर्सपेक्टिव वापस सीचान पर शिफ्ट होता है। वो ट्रेनिंग ट्रैक पर लगातार दौड़ रहा था, भारी वेट्स लेकर। उसके पैक से 50-50 किलो के 2 आयरन बॉल्स लटक रहे थे और बॉडी पर एक्स्ट्रा 100 किलो वेट था। वो ऑलरेडी 20 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका था। उसका मानना था कि किसी अवेकनर की अपर लिमिट सीधे फिजिकल स्ट्रेंथ से जुड़ी होती है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एक्सट्रीम क्लास पावर्स को पूरी तरह अनलीश कर सकती है। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं था। दौड़ते दौड़ते पुरानी मेमोरीज लौट आई। साल 2160 में डीमन किंग वोर्ड डीमन लेयर से ह्यूमन वर्ल्ड में उतरा था। एक पल में काउंटलेस ह्यूमंस मारे गए। उसे याद आया जब वो अपनी बहन के साथ खड़ा था और आसमान से उतरते उस डीमन को देख रहा था। वो उसकी आखिरी बची फैमिली थी और वोर्ड के हाथों मारी गई। गेट ऑफ हेल भी उसी ने खोला था जिससे काउंटलेस डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में घुस आए थे। नफरत और रिग्रेट से भरा हुआ वो दौड़ता रहा। उसका पहला गोल क्लियर था, उसे वोर्ड को मारना ही होगा। वोर्ड ही सारी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत था। उसके उतरने में अभी भी 3 साल बाकी थे, लेकिन वोर्ड हर दिन स्ट्रॉन्गर हो रहा था और उसे उससे भी तेज स्ट्रॉन्ग बनना था। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो रुका और स्क्रीन देखी। कॉलर आईडी देखकर वो स्टंड रह गया। नाम था सी यून, उसकी बहन। उसने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ से उसकी बहन शिकायत करने लगी, तूने इतनी कॉल्स क्यों की थी? मैं कंपटीशन में थी, फोन बैटरी डेड हो गई थी, अभी वापस आई हूँ, चार्ज पर लगाया है। फिर खुश होकर बोली, अगर इस बार प्राइज जीत गई ना तो हमारा रेंट प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाएगा। वो हंस पड़ी। उसका दिल कांप उठा। उस रूइंड फ्यूचर में उसने काउंटलेस बार दुआ की थी कि बस एक चांस मिल जाए सब फिर से शुरू करने का, और अब वो सच हो चुका था। उसकी बहन ने पूछा, उधर बारिश हो रही है क्या? इतना चुप क्यों है? उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस बहुत समय हो गया तेरी आवाज सुने। वो हंस पड़ी, अरे परसों ही तो बात हुई थी। फिर उसने कहा, कंपटीशन के बाद मिलती हूँ, गुड न्यूज का वेट करना। और कॉल कट गई। वो चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। सब कुछ सच में रिस्टार्ट हो चुका था। वो फिर दौड़ने लगा और खुद को मजबूर करके 3 और लैप्स पूरे किए। उसने कसम खाई कि जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि जो कुछ वापस मिला है उसे प्रोटेक्ट कर सके। बाद में वो डॉर्मेट्री लौट आया। उसके रूममेट्स ऑलरेडी सो चुके थे। इस इरा में लौटे हुए उसे 8 घंटे हो चुके थे। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब भी लो थी लेकिन बॉडी जवान थी। शावर लेने के बाद वो बेड पर बैठा और सबसे क्रिटिकल इशू के बारे में सोचने लगा। लेवल अप करने के लिए डीमन लेयर्स में जाना पड़ेगा, लेकिन वो जगह गिल्ड्स ने मोनोपोलाइज कर रखी थी। पावरफुल और वेल्थी लोगों के अलावा किसी को ग्रो होने का मौका नहीं मिलता था। उसने आंखें बंद की और सोचा कि आखिर मॉन्स्टर्स तक पहुंचे कैसे। उसी पल एक रेड नोटिफिकेशन सामने चमकी, सिस्टम बूटिंग। स्क्रीन तेजी से लोड होने लगी। प्रोसेस कंप्लीट होते ही उसे लगा जैसे कोई फोर्स उसे खींच रही हो। वो एक रेड स्पेस में गिरने लगा, जैसे किसी विशाल लाल समंदर में डूब रहा हो। ग्लटनी सिस्टम इनिशियलाइज। उसकी आंखें शॉक में फैल गईं। उसका शरीर हवा में घूमता हुआ समर सॉल्ट मारकर नीचे सॉलिड ग्राउंड पर उतरा। सामने एक विशाल रेड लेक फैला था और उसके आगे खड़ा था एक इनॉर्मस टावर जो अनंत ऊंचाई तक जा रहा था, जैसे खून से तराशा हुआ कोई थ्रोन। वो डिसबिलीफ में घूरता रह गया। ये जगह क्या है? मैं तो अभी सो रहा था। सीचान एक अनजानी जगह पर जोर से आकर गिरा। हवा में कई बार लुढ़कने के बाद उसका शरीर सॉलिड ग्राउंड पर टकराया। जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक विशाल टावर खड़ा था, डार्क, ऑप्रेसिव और इतना टेरिफाइंग कि जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। अभी 1 सेकंड पहले तो वो सो रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया? वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी नजर साइड में मूवमेंट पर गई। 2 अजीब डिस्टॉर्टेड क्रिएचर्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके शरीर टेढ़े मेढ़े और अननेचुरल थे। फिर और फिगर्स सामने आने लगे। कुछ ही पलों में ई रैंक डेथ हाउंड्स का पूरा पैक उसे चारों तरफ से घेर चुका था। उनकी प्रेजेंस किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। सिर्फ ऑरा देखकर ही उसे समझ आ गया कि ये क्लाउड टाइप मॉन्स्टर्स हैं। उसके दिमाग में एक ठंडी सोच आई, क्या मुझे किसी लेयर में खींच लिया गया है? बिना समय गंवाए उसने अपनी क्लास कॉम्बैट मोड में स्विच कर ली। क्लास चेंज इंस्टेंटली कंप्लीट हो गया और उसने बाकी बेकार थॉट साइड में कर दिए। सबसे पहले सरवाइव करना है। उसके पूरे शरीर में लाइटनिंग दौड़ गई। अगले ही पल वो अपनी जगह से गायब हो गया। एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रिक स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीचन सीधा मॉन्स्टर्स के बीच घुस गया। उसकी ब्लेड चमकी और एक क्रीचर रिएक्शन देने से पहले ही 2 हिस्सों में कट गया। तुरंत एक नोटिफिकेशन सामने आया। उसने फॉलन मॉन्स्टर से डेथ एसेंस हासिल कर लिया था। अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो रुका नहीं। उसने लगातार अटैक करना शुरू रखा। एक के बाद एक डेथ हाउंड्स कटते गए। जैसे जैसे बॉडीज गिरती गईं, उसे साफ समझ आ गया कि ई रैंक मॉन्स्टर्स उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। ये बहुत वीक है। एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगातार बढ़ रहे थे और उसका हार्ट बीट तेज होने लगा। ये सपना नहीं है, ये जगह रियल है। और सबसे जरूरी बात, वो फिर से एक्सपीरियंस गेन करके लेवल अप कर सकता है। कुछ ही देर बाद उसका लेवल बढ़ गया और उसके सारे स्टैट्स एक साथ 5 पॉइंट्स बढ़ गए। एक्साइटमेंट उसके अंदर भर गई। पहली
बार उसे सच समझ आया, ये पूरी जगह उसका अपना प्राइवेट डीमन लेयर है, एक परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड। लेकिन सेलिब्रेशन से पहले ही एक पावरफुल प्रेजेंस उभरी, एक मैसिव वुल्फ आगे बढ़ा। उसकी क्रिम्सन आईज अथॉरिटी से चमक रही थी, सिर्फ प्रेशर से ही ट्रूथ साफ था। ये बॉस मॉन्स्टर था। पीछे हटने के बजाय उसने खुद को स्टडी किया। अगर लिमिट्स टेस्ट करनी है तो यही सही टाइम है। वुल्फ सीधा उस पर झपटा, लेकिन सी चान उसके अटैक्स के बीच वीव करता गया। उसके पीछे लाइटनिंग ट्रेल छोड़ती रही, जबकि वो रेजर थिन प्रिसीजन से डॉज कर रहा था। कुछ फियर्स एक्सचेंजेस के बाद मॉन्स्टर आखिरकार गिर पड़ा। नोटिफिकेशंस उसकी आंखों के सामने फ्लड होने लगे। वो लेवल 3 तक पहुंच चुका था और मल्टीपल आइटम्स भी मिल चुके थे। वो डिसबिलीफ में खड़ा रह गया। इतने कम समय में 2 बार लेवल अप होना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ही उसने कॉप्स की तरफ देखा, एक स्ट्रेंज रेड मैसेज सामने आया, द बॉडी इज डिवाउरेबल। वो कंफ्यूज हो गया, डिवाउरेबल इसका मतलब क्या है? क्यूरियस होकर उसने मॉन्स्टर के रिमेन्स पर हाथ रख दिया। उसकी पाल्म से ब्लाइंडिंग लाइट फूट पड़ी। उसी पल उसे रियलाइजेशन हुआ, क्या ये ग्लटनी की पावर है? मॉन्स्टर का बॉडी टूटने लगा, प्योर एनर्जी में डिसॉल्व होकर पूरी तरह उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। उसकी आर्म में वायलेंट पावर सर्ज दौड़ गया, ओवरवेलमिंग और इंटेंस। प्रोसेस खत्म होने पर रिमेन्स कंडेंस होकर हवा में फ्लोटिंग कार्ड बन गए। वो शॉक में फ्रीज हो गया। अब उसे सब समझ आ गया। वो मॉन्स्टर्स को डिवावर करके उन्हें अपनी क्लासेस में बदल सकता है। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि पुरानी मेमोरीज वापस आने लगी। ये पावर डरावनी तरह से फेमिलियर थी। यही वही एबिलिटी थी जो डीमन किंग ले नू ने कभी उसके खिलाफ इस्तेमाल की थी। ग्लूटनी की पावर सिर्फ डीमन किंग की होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो उसके पास थी। इस दुनिया में हर अवेकनर सिर्फ एक क्लास से बंधा होता है और हर क्लास की क्लियर लिमिट्स होती है, लेकिन सी चान ने उस रूल को तोड़ दिया था। अब उसके पास एक साथ 2 क्लासेस थी। एक डेंजरस थॉट उसके दिमाग में आया, अगर वो मॉन्स्टर्स को डिवावर कर सकता है तो फिर कोई लिमिट नहीं है। वो एंडलेस एबिलिटीज पा सकता है, इन्फिनिट क्लासेस। लेकिन एक्साइटमेंट जल्दी ही अनईज में बदल गई। उसे इतनी अब्सर्ड पावर क्यों दी गई? और उसके पीछे खड़ा वो टावर आखिर है क्या? वो कुछ मूव कर पाता उससे पहले एक ओवरवेलमिंग फोर्स उसके शरीर से टकराई। क्रशिंग प्रेशर ने उसे नीचे दबा दिया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। एक आवाज पूरे स्पेस में गूंजी, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शैडोज से एक हुडेड फिगर बाहर आया और उसे नाम लेकर पुकारा। उसकी रगों में खून ठंडा पड़ गया। गवर्नमेंट अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स को ई रैंक से एस रैंक तक क्लासिफाई करती है, लेकिन उसे किसी सिस्टम मैसेज की जरूरत नहीं थी। सामने खड़ा बीइंग एस रैंक एग्जिस्टेंस था। बिना वार्निंग के क्रिएचर ने हमला कर दिया। सी चान फिर से दूर जा गिरा, मुश्किल से खुद को संभाल पाया। पिछली लाइफ में एस रैंक तक पहुंचना उसे लगभग सब कुछ घमवाकर मिला था, और अब वो सिर्फ डी रैंक होकर एक एस रैंक मॉन्स्टर के सामने खड़ा था। पावर गैप बेहिसाब था, और इससे भी बुरा, ये क्रिएचर उसका नाम जानता था। इससे सिचुएशन और डेंजरस हो गई। दोनों के बीच डजन्स ऑफ ब्लोज एक्सचेंज हुए। बार बार वो गिरा दिया गया, लेकिन कुछ गलत लग रहा था। मॉन्स्टर के पास उसे मारने के काउंटलेस चांसेस थे, फिर भी हर अटैक वाइटल पॉइंट्स को नैरोली मिस कर रहा था। वो उसे खत्म नहीं करना चाहता था, वो उसे टेस्ट कर रहा था। कॉन्डेसेंटिंग टोन में क्रिएचर ने पूछा, अब भी लड़ना चाहता है? जमीन पर बैटर्ड पड़ा सी चैन आखिर समझ गया। ये बीइंग चाहता था कि वो सबमिट कर दे। उसने ऑफर दिया, टावर का गार्डियन बन जा। उसका जवाब प्योर हेट्रेड से भरा था। उसने साफ मना कर दिया, मैं इस हेलिश जगह में कभी नहीं रुकूंगा। क्रीचर की पेशेंस टूट गई। एनर्जी ब्लेड उसके शोल्डर पर चली गई, फ्लैश चीरते हुए। खून तुरंत बह निकला और दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। बीस्ट ने कोल्ड वॉइस में कहा कि उसने अब तक मर्सी सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ वही अकेला है। पर्पल एनर्जी क्रीचर के अंदर से निकलकर आसपास फैली कॉप्सेस पर फैलने लगी। उसकी पावर और ऊपर उठने लगी। उसने फाइनल अल्टीमेटम दिया, ओबे या पूरी तरह क्रश हो जाओ। डेथ के ब्रिंक पर होने के बावजूद वो झुका नहीं। उसके शरीर के चारों तरफ लाइटनिंग इरप्ट हो गई। वो खुद को उठाकर खड़ा हो गया। फियर्स स्माइल के साथ उसने अपना आंसर दिया, मैं लड़ूंगा यहीं अभी। हुडेड बीइंग मॉकिंगली हंसा और एक स्ट्राइक में सब खत्म करने को तैयार हुआ। वो आगे झपटा। लाइटनिंग और पर्पल एनर्जी वायलेंट तरीके से टकराई, और शॉकिंग मोमेंट में साई चान ने इनकमिंग वेपन को एक हाथ से रोक लिया। उसकी आंखें शार्प हो गईं। बैटल के दौरान वो ऑलरेडी समझ चुका था, हर अटैक से पहले क्रीचर 0.4 सेकंड्स का गैप छोड़ता है। हर स्ट्राइक के बाद 0.2 सेकंड की डिले होती है। उतनी ओपनिंग ही काफी है। वो आगे झपटा और उसकी लाइटनिंग ब्लेड सीधा क्रीचर के हार्ट में घुस गई। डी रैंक कभी एस रैंक को हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन पैरालिसिस इफेक्ट इंस्टेंटली ट्रिगर हो गया। मॉन्स्टर फ्रीज हो गया। बिना हेजिटेशन के उसने थंडर गॉड एक्टिवेट किया, जिससे उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ गई। ये कुछ सेकंड्स ही काफी थे। भागते हुए उसे पहले दिखी हुई फेंट लाइट सोर्स याद आई, उसकी ओनली एस्केप। वो वहां पहुंचा और हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उसके आर पार गया, लाइट गायब हो गई। क्रीचर की आवाज फिर गूंजी, वो इल्यूजन था। ये जगह कभी डीमन लेयर थी ही नहीं। फिर भी उसने उसकी तारीफ की। एस रैंक अपोनेंट की वीकनेसेस इतनी जल्दी ढूंढ लेना कोई मामूली बात नहीं है। फिर क्रिएचर ने अपना फॉर्म बदल लिया। उसका दिल रुक सा गया। ये चेहरा उसने पहले देखा था। वो बिल्कुल डीमन किंग लीनू जैसा था। बीइंग ने काम वॉइस में कहा, एब्सोल्यूट डिस्पेयर में भी तुम एनालाइज करते हो, सब कुछ रिस्क पर लगाते हो और होप को पकड़ने की कोशिश करते हो, और यही वजह है कि तुम स्पेशल हो।
उसे कंसोल करने लगे, कहते हुए कि वो खुद उससे भी वीक हैं। जल्द ही रिजल्ट्स ने ये प्रूव भी कर दिया। जंगजे और मालोंग दोनों लो ई रैंक निकले। तभी अचानक स्क्रीन पर नया रिजल्ट फ्लैश हुआ। तीनों शॉक में फ्रीज हो गए। साल का पहला डी रैंक सामने आ चुका था। क्राउड इंस्टेंटली इरप्ट हो गया। कुछ देर बाद एक और स्टूडेंट डी रैंक पहुंच गया, इस बार ए रैंक पोटेंशियल के साथ। मोमेंटम रुका नहीं। दिन आगे बढ़ते बढ़ते ये 8वां डी रैंक अवेकनर बन गया। जांग यू, मालोंग और जैंग जे पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन टीचर्स स्टंड थे। नॉर्मली पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स डी रैंक पहुंचते थे। टेस्ट एंड के करीब था और टीचर फाइनल पार्टिसिपेंट को बुलाने वाला था। जो नाम अनाउंस हुआ उसने पूरे क्राउड में शॉकवेव भेज दी। गोंगटिंग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। एटमॉस्फेयर एक्सप्लोड हो गया। स्टूडेंट्स जोर जोर से चीयर करने लगे। जब इंपीरियल गिल्ड का यंग मास्टर आगे बढ़ा, उस पर टाइटल्स बरसने लगे। चॉजन वन, फ्यूचर पिलर ऑफ द नेशन, जीनियस अमिंग जीनियस। सी चैन साइडलाइन से साइलेंटली सब देख रहा था। लोग विस्पर कर रहे थे कि गोंगटिंग 2 साल पहले ही डी रैंक था और अब वो कहां तक पहुंच चुका होगा। टेस्टिंग चैम्बर के अंदर डेमनिक हार्ट पल्स कर रहा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। गोंगटिंग काम और कॉन्फिडेंट था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कुछ पावर सप्रेस करेगा, असल ताकत बाद में रिवील करेगा। लेकिन एक चीज उसे पक्की पता थी, करंट पावर के साथ वो स्कूल हिस्ट्री का नंबर 1 बनेगा। मशीन ने उसकी छोड़ी हुई एनर्जी प्रोसेस करनी शुरू की। ऑलमोस्ट तुरंत टीचर स्टिफ हो गया। गोंगटिंग की एनर्जी का कलर सबसे कंप्लीटली अलग था। रिजल्ट्स आए, हाई डी रैंक, एस रैंक पोटेंशियल। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा एरिया साइलेंट हो गया। फिर केओस इरप्ट हुआ। क्राउड डिसबिलीफ में चिल्लाने लगा। हाई डी रैंक के साथ एस रैंक पोटेंशियल, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जांग जियान और बाकी लोग विक्ट्री में चिल्लाने लगे कि गोंगटिंग ने हिस्ट्री बना दी है। मलोंग का जॉ ड्रॉप हो गया। वो कुछ अनप्रेसिडेंटेड विटनेस कर रहे थे। टीचर्स ने डेटा कंफर्म किया और तुरंत हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने का फैसला लिया। एस रैंक पोटेंशियल वाला अवेकनर स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड नेशनल ट्रेजर माना जाता था और इंपीरियल गिल्ड लीडर का बेटा होने के कारण गोंगटिंग की अचीवमेंट नेशनल हेडलाइंस बनना तय थी। डिस्टेंस से मिस्टीरियस पेयर क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था। इनमें से एक था युआन लॉन्ग, यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर। उसने ब्लॉन्ड वुमन से पूछा, क्या आपको पहले से गोंगटिंग के पोटेंशियल का पता था? उसने कामली कहा, नहीं। फिर उसने अनएक्सपेक्टेड बात कही, मैं इतनी दूर सिर्फ गोंगटिंग को देखने नहीं आई। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे किसी और स्टूडेंट में है। कैमरा शिफ्ट हुआ। वो क्राउड के बीच साइलेंटली खड़े सीचान पर लॉक हो गया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस और अनरीडेबल था। उसी समय टीचर ने आवाज लगाई, फाइनल पार्टिसिपेंट, लास्ट स्टूडेंट टू बी टेस्टेड। सीचान जंगजन आगे बढ़ा और जोर से बोला, कम से कम हमारे डॉर्म की इज्जत बचा देना। ओपन कंटेम्प्ट के साथ वो बोला कि अगर चारों मेंबर्स ट्रैश निकले तो उनका डॉर्म पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जोक बन जाएगा। वो लगातार इंसल्ट करता रहा कि ऐसे वीकलिंग सिर्फ स्कूल की बेइज्जती कर सकते हैं। मलोंग आखिरकार फट पड़ा। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, बस वेट कर और देख, आज सीचन सबको शॉक कर देगा, सबका दिमाग उड़ा देगा। इस आउटबर्स्ट से शंग यू और बाकी लोग अनईजी हो गए। उन्होंने नर्वस होकर टेस्टिंग बूथ की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। बूथ के अंदर साइचान ने खुद को स्टेडी किया और अपनी स्ट्रेंथ रिलीज करने की तैयारी की। डिमोनिक हार्ट साइलेंटली फ्लोट कर रहा था, उसकी एनर्जी मेजर करने के लिए रेडी। वहां खड़े खड़े सीचन रियलिटी पर सोचने लगा। किसी भी अवेकेंट के फ्यूचर के लिए हाई रैंकिंग गिल्ड ज्वाइन करना ही ओनली पाथ था और गिल्ड्स को इंप्रेस करने का सिर्फ एक मौका था, ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट। जो स्क्वाड फर्स्ट रैंक लाती, उसके सारे मेंबर्स सीधे पावरफुल इंपीरियल गिल्ड में रिक्रूट हो जाते। ये टेस्ट सिर्फ रैंक का नहीं था, ये डेस्टिनी डिसाइड करता था। बाहर जांग जेन यान लिन नाम के न्यूली रिक्रूटेड डी रैंक अवेकनर को गोंगटिंग की ग्रुप से इंट्रोड्यूस कर रहा था। वो कॉन्फिडेंटली बोस्ट कर रहा था कि इस साल उनके पास 9 डी रैंक मेंबर्स हैं, इसलिए विक्ट्री ऑलरेडी गारंटीड है। उसके लिए इस टेस्ट का पर्पस सिंपल था, फाइनल ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट चुनना। लेकिन जहां एक पावरफुल स्क्वाड बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ वीकलिंग्स की टीम भी शेप ले रही थी। मालोंग की एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। सिचान बूथ के अंदर बहुत देर से था। रिजल्ट्स स्क्रीन अब तक ब्लैंक थी, कोई रिएक्शन नहीं। पास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगे। इसकी पावर इतनी पैथेटिक है कि मशीन रजिस्टर भी नहीं कर पा रही। एक एक करके लोग जाने लगे। जांगजन स्नीयर करते हुए बोला, जो भी अभी तक रुका है वो ट्रैश है, हमारी स्क्वाड कंप्लीट है, रुकने का कोई रीजन नहीं। गोंगटिंग ने भी अग्री किया और कहा कि बाकी टीम को गदर करो, अब निकलते हैं। तभी स्क्रीन जगमगा उठी। रिजल्ट आया, हाई लेवल डी रैंक। पूरा एरिया फ्रीज हो गया। मा लॉन्ग और बाकी लोग डिसबिलीफ में मुंह खोले स्टेयर करने लगे। स्टूडेंट्स भी इक्वली स्टन्ड थे। मा लॉन्ग एक्साइटमेंट में फट पड़ा, मैंने कहा था ना सी चैन स्ट्रॉन्ग है, मैं शुरू से सही था। दूसरी तरफ गोंगटिंग और जांगजन विजिबली शेकन थे। उन्होंने कभी हाई डी रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन किसी के रिएक्ट करने से पहले सिस्टम ने अचानक वार्निंग दी, इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड, कैंडिडेट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिटेक द टेस्ट। सी चैन तुरंत समझ गया क्या हो रहा है। उसके लेवल 10 बेस स्टैट्स ही हाई डी रैंक के बराबर थे, तो उसने डिसाइड किया और आगे जाना है। वहीं बूथ के अंदर उसने क्लास चेंज इनिशिएट कर दिया। प्रोसेस इंस्टेंटली कंप्लीट हो गया। उसने एक्टिवेट किया इन्फेर्नल डेथ किंग, उसकी वीकेस्ट डिव क्लास। स्क्रीन वायोलेंटली फ्लिकर करने लगी। एक पल में उसकी रैंक फिर जंप हुई, मिड सी रैंक। क्राउड क्योस में फट पड़ा। उसके फ्रेंड्स पूरी तरह लूज देयर माइंड्स हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उसकी रैंक दोबारा कैसे बढ़ गई। जांगजन गुस्से में चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है, मशीन ब्रोकन है। टीचर्स पैनिक में आ गए। उन्होंने कभी
मिड टेस्ट रैंक शिफ्ट नहीं देखा था। सिस्टम मेल फंक्शन मानकर वो सिचुएशन असेस करने दौड़े। फिर सिस्टम ने दोबारा इंस्टेबिलिटी डिटेक्ट की। डीमोनिक हार्ट विजिबली ट्रेम्बल करने लगा। इतनी ओवरवेलमिंग एनर्जी एब्सॉर्ब करना उसके बस से बाहर था। सीचान ने फैसला किया, अगर लिमिट्स टेस्ट करनी है तो पूरी तरह करनी है। उसने एक्टिवेट किया पर्गेटरी रक्ससा। जैसे ही पावर इरप्ट हुई, डिमोनिक हार्ट डर के मारे कांप उठा, जैसे डिस्ट्रक्शन के एज पर हो। डार्क पर्पल एनर्जी आसमान में फैल गई और पूरे टेस्टिंग एरिया को इनगल्फ कर लिया। सब लोग टेरर में ऊपर देखने लगे। गोंग, तिंग और बाकी लोग डिसबिलीफ में थे कि कैसी पावर ऐसा इफेक्ट कर सकती है। मा लोंग और बाकी ऑ में विस्पर करने लगे, ये किसी ओमन जैसा लग रहा है। हिस्ट्री उनकी आंखों के सामने रीराइट हो रही थी। उनके डॉर्म ने रीजन से परे एक मॉन्स्टर पैदा किया था। पोटेंशियल स्क्रीन वायोलेंटली ग्लिच होने लगी। फिर एक डिस्टॉर्टेड गोल्डन सिंबल दिखाई दिया। एस टीचर्स शॉक में चिल्ला उठे, क्या ये एस रैंक पोटेंशियल है? गोंग टिंग पूरी तरह फ्रोजन था, जो देख रहा था प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। डेंजर वार्निंग स्क्रीन पर फ्लैश हुई। टेंशन और बढ़ गया। फिर वार्निंग बदल गई, सिस्टम एरर। मशीन अनकंट्रोलेबली शेक करने लगी और फाइनली डिस्प्ले पर टेरिफाइंग रिजल्ट आया। S वैल्यू एक्सीडेड। सिस्टम मैक्सिमम लोड। एक स्टूडेंट पैनिक में चिल्लाने लगा। अगले ही सेकंड टेस्टिंग मशीन डीफनिंग ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो गई। वो काउंटलेस पीसेस में टूट गई। टीचर्स अलार्म में चिल्लाने लगे कि डेमोनिक हार्ट ओवरलोड हो गया है। मिस्टीरियस बीइंग ने आखिरकार समझाया कि फाइनल बैटल में डीमन किंग लेनू इतना टेरिफाइंग क्यों था। वजह यह थी कि लेनू सिर्फ एक क्लास पर डिपेंड नहीं करता था। फाइट के पीक पर वो लगातार अपनी एबिलिटीज स्विच करता रहा। एक पल में वो आइस एंटिटी बन जाता था, जो एग्जिस्टेंस में मौजूद हर चीज को फ्रीज कर देता था। अगले ही पल वो एक कोलोसल आइस ड्रैगन में बदल जाता, जिसकी ओवरवेलमिंग प्रेशर से आसमान तक कांप उठता था। फिर वो फायर बीस्ट फॉर्म लेता, प्योर डिस्ट्रक्टिव पावर छोड़ते हुए अपने रास्ते की हर चीज जला देता था। उसके बाद लेनू फिर बदला, इस बार प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर बनकर पॉइजनस वाइन्स से दुश्मनों को बांधता, घोंटता और खत्म कर देता था। और आखिर में उसने होली लाइट फॉर्म मैनिफेस्ट किया, चमकदार, विनाशकारी और बाकी किसी भी फॉर्म से कम नहीं। सी चान को उसकी हर ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ याद थी, और उनमें से एक बिल्कुल उसी बीइंग जैसा दिखता था जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या ये बीइंग कभी डीमन किंग लेनू की ग्लटनी पावर से डिवॉर किया गया था? और अगर अब वो पावर उसके अंदर है, तो क्या इसका मतलब ये पूरा स्पेस उसी के बॉडी के अंदर मौजूद है? बीइंग ने उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड की तारीफ की और कहा कि उसने खुद को इस जगह में मौजूद हर चीज के लायक साबित कर दिया है। लेकिन ये बात उसे और कंफ्यूज कर गई। उसने पूछा, हर चीज मतलब क्या? जवाब में क्रीचर ने उसके सामने एक फ्लोटिंग आइटम प्रकट किया, द वॉइड की, एक एसएस रैंक आर्टिफैक्ट जो डिमोनिक टावर खोल सकता था। बीइंग ने बताया कि डीमन किंग लेनू ने अतीत में काउंटलेस डीमंस को डिवॉर किया था और सबसे स्ट्रॉन्ग डीमंस को उस टावर के अंदर सील कर दिया था। अब उसने सीचान से कहा कि वो भी वही करे, डेमंस को डिवोर करो, स्ट्रॉन्गर बनो और उन्हें फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। की हाथ में पकड़कर उसने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बीइंग ने जवाब दिया, डेमंस में भी गुड और ईविल होते हैं। डेमन किंग ने मेरी पूरी रेस का स्लॉटर कर दिया था। मैं इटर्निटी से रिवेंज का इंतजार कर रहा हूँ और तुम ही वो अकेले इंसान हो जो ये कर सकते हो। उसने फिर पूछा, तुम आखिर किसकी बात कर रहे हो? बीइंग ने बस टावर की तरफ इशारा किया। सारे जवाब अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसका फॉर्म धीरे धीरे फेड होने लगा। जाते जाते उसने कहा, मेरी पावर ले लो और उन्हें इसकी कीमत चुकवाओ। सी चान हिचकिचाया, क्या उसे सच में इतना बड़ा बर्डन उठाना चाहिए? तभी बीइंग आखिरी बार गरजा, आज से तुम्हें अनस्टॉपेबल बनना होगा। टावर के अंदर जो कुछ भी है सब डिवॉर कर जाओ। उसने वार्निंग दी कि अंदर सील्ड डीमंस एग्जिस्टेंस के सबसे क्रूल बीइंग्स हैं। उन्हें कॉन्कर करने के लिए उसे एब्सोल्यूट सफरिंग सहनी होगी। उसे लड़ना होगा, एक एक डीमन किंग को डिवॉर करना होगा और दुनिया की पिनेकल तक पहुंचना होगा। पूरी तरह गायब होने से पहले बीइंग ने कहा, सिर्फ वही इंसान मेरी शक्ति इनहेरिट करने लायक है जिसके पास अटल गोल हो और उसे किसी भी कीमत पर पाने का रिजॉल्व हो। फिर वो वैनिश हो गया। पर्पल एनर्जी की एक तेज लहर उसके हाथ में समा गई। उसकी आंखों के सामने एक लोडिंग बार दिखाई दिया। अगले ही पल उसका लेवल स्काई रॉकेटिंग होकर लेवल 10 पहुंच गया। रिवॉर्ड के रूप में उसके सामने 2 डीमोनिक सोर्ड्स मटेरियलाइज हो गई। हार्डन्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने मिशन एक्सेप्ट कर लिया और साइलेंटली कसम खाई कि वो उस बीइंग की विल को आगे लेकर जाएगा। सिस्टम ने कॉन्फर्मेशन दिया, उसने बीस्ट को डिवॉर कर लिया था और एक नई क्लास हासिल की थी, स्टार वॉरियर। साथ ही ब्रांड न्यू एबिलिटीज भी मिल चुकी थी। अचानक फेमिलियर विंडो से वार्म सनलाइट अंदर आई। एक तेज आवाज गूंजी, उठो सब, जल्दी तैयार हो जाओ। सीचान झटके से जागा और बेड पर बैठ गया। उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। उसके रूममेट्स उस पर चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो। तभी उसे रियलाइज वो वापस डॉर्मेट्री में है। उसने नीचे अपने बॉडी की तरफ देखा, सारी इंजरीज गायब थी। क्या ये सब सिर्फ सपना था? लेकिन वो सोच पाता उससे पहले सिस्टम इंटरफेस सामने आ गया और उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। सब कुछ रियल था और रिवॉर्ड्स भी उसके साथ वापस आ चुके थे। वो डिसबिलीफ में स्टेयर करता रह गया। लेवल 10 सिर्फ एक रात में। अब वो सोचने लगा कि उसकी रैंक आखिर कितनी हो चुकी है। उसी वक्त शांगयू उसके बेड के पास आया और स्नीर करते हुए बोला, कल रात तेरे बारे में कुछ बेवकूफी भरी रूमर्स सुनी है। बैकग्राउंड में माँ लॉन्ग विजिबली एम्बेरेस्ड खड़ा था। साफ था कि स्टोरीज उसी ने फैलाई थी। शांगयू गुस्से में बोला, तू डॉर्म में स्ट्रॉन्गर
स्ट्रॉन्गेस्ट होने की मेरी पोजीशन छीनना चाहता है। चैलेंज भरी नजर से उसने कहा, आज का रैंक टेस्ट बताएगा तेरी असली वैल्यू क्या है। टेस्टिंग एरिया की तरफ जाते हुए शांग यू स्नैक खाते खाते नॉन स्टॉप ब्रैक कर रहा था। वो बोला, डॉर्म के बाकी सब लोग लो ही रैंक हैं, लेकिन मैं अकेला मिड ई रैंक तक पहुंच चुका हूं। हमारे बीच स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा है। मैं अकेला तुम सब में से 10 को हरा सकता हूं। उसने ये भी क्लेम किया कि लास्ट इवैल्यूएशन के बाद शायद उसकी रैंक और इंप्रूव हो चुकी हो। मा लॉन्ग ने उसे इग्नोर किया और धीरे से सेचन से कहा, सीधा डी रैंक लेकर आ और उस इडियट का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। वो चुप रहा, लेकिन काल्मली खुद डी रैंक तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी सोचने लगा। जब वो कोर्टयार्ड से गुजरे तो सामने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आता दिखा। शंग यू एक्साइटेड होकर हाथ हिलाने लगा ताकि उनका अटेंशन मिल जाए। टेस्टिंग साइट पहुंचते ही उन्हें पता चला कि लगभग सब लोग स्केड्यूल से पहले ही आ चुके थे। अचानक गोंग चेंग के लैकीज भीड़ को धक्का देते हुए रास्ता बनाकर आगे आए। शेंग यू डर से पीछे हट गया। व्हाइट हेयर्ड थग ने उन्हें थ्रेटनिंग ग्लेयर दिया। ट्रबल सेंस करते हुए सी चैन आगे बढ़ा। सबने सोचा अब क्लैश होगा, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो कामली बुलीज के पास से ऐसे निकल गया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। दोनों गूंज वहीं फ्रीज हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हकलाते हुए उन्होंने उसका नाम लिया और फिर सबके शॉक के बीच दोनों ने डीप बो किया, बिग ब्रदर। शंग यू पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो बुलीज उसे इतने डर और रिस्पेक्ट से क्यों पेश आ रहे हैं। वो बिना उनकी तरफ देखे आगे चलता गया। दोनों अब भी झुककर खड़े थे। तभी अचानक पीछे से एक कोल्ड वॉइस आई। वो मुड़ा। उसकी आंखों में रेड लाइट फ्लिकर हुई। स्पीकर था जंग जियान, स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर। उसने गोंग छंग वाले इंसिडेंट के बारे में सवाल किया और याद दिलाया कि बुली स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग तिंग का छोटा भाई है। रूममेट्स तुरंत पैनिक में आ गए। उन्होंने जंग जियान को तुरंत पहचान लिया, प्रेसिडेंट का लॉयल एनफोर्सर और एक डेंजरस डी रैंक अवेकनर। मॉकिंग स्माइल के साथ वो करीब आया और बोला, मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों को पहचानने की अच्छी सेंस है। फिर उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, लेकिन तुमसे मुझे सिर्फ एक पैथेटिक लूजर की स्मेल आती है। सी चान प्रोवोकेशन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने काल्मली जांग जियान की तरफ देखा और पूछा, तू कोई कुत्ता है क्या? ये इंसल्ट सीधा जाकर लगा। जांग जियान गुस्से से फट पड़ा और चिल्लाते हुए पूछने लगा कि सी चान ने अभी क्या कहा। सिचुएशन और बिगड़ती उससे पहले एक और आवाज बीच में गूंजी और उसे रुकने का आदेश दिया। ये था गोंग टिंग, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। उसने कहा कि मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और साफ है कि गलती उसके छोटे भाई की थी। फिर बिल्कुल काम टोन में उसने कहा, जो भी गलत करेगा उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना कहकर गोंग टिंग मुड़ा और बिना कुछ बोले चल दिया, लेकिन पूरी तरह जाने से पहले वो रुका और उसने अपनी शार्प नजर सीचान पर टिका दी। उसकी नजर सीरियस थी, साइलेंट स्क्रूटनी से भरी हुई। सीचान ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटा। दोनों के बीच टेंशन हवा में लटकती रही जब तक रैंक टेस्ट ऑफिशियली शुरू नहीं हो गया। एक टीचर आगे आया और अनाउंस किया कि स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 बुलाया जाएगा। जब गोंग टिंग झांग जियान के साथ जा रहा था, उसने कैजुअली कहा कि सी चान उसे कोई सीरियस थ्रेट नहीं लगता। टेस्टिंग ग्राउंड के काफी ऊपर एक टॉल विंडो से मिस्टीरियस ब्लॉन्ड वुमन सब कुछ क्वाइटली देख रही थी। उसके पास खड़े किसी ने पूछा, क्या आप इतनी दूर सिर्फ किसी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट को देखने आई हैं? उसने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, आज का टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1 घंटे बाद असेसमेंट्स आखिरकार शुरू हुए। अगला नाम पुकारा गया, जंग से। डिटर्मिनेशन चेहरे पर लिए वो आगे बढ़ा, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए तैयार। वो टेस्टिंग बूथ में गया जहां कंट्रोल्ड ट्रेनिंग डीमन लेयर के अंदर असेसमेंट होता था। चेंबर के सेंटर में एक डिमोनिक हार्ट फ्लोटिंग था। ये आर्टिफैक्ट अवेकनर्स की एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए बना था। टेस्ट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट को अपनी सारी पावर सीधे उस हार्ट पर छोड़नी होती थी। जेंग जे ने अपनी ताकत इकट्ठी की और फुल फोर्स ब्लास्ट छोड़ा। हार्ट ने एनर्जी अब्सॉर्ब की और केबल्स के थ्रू डेटा बाहर एनालिसिस डिवाइस तक भेज दिया। मशीन ने रिजल्ट्स प्रोसेस किए। स्क्रीन पर नंबर्स आए, मिड ई रैंक। टीचर ने रिजल्ट कंफर्म किया, लेकिन कंफ्यूजन में रुक गया। एक और डेटा फील्ड अभी तक सामने नहीं आया था। माँ लॉन्ग नर्वस होकर बोला, असल टेस्ट अब शुरू होगा। करंट रैंक के अलावा सिस्टम मैक्सिमम पोटेंशियल भी मेजर करता था। जिनका पोटेंशियल हाई होता उन्हें स्टेट स्पेशल अटेंशन देती थी। जब फाइनल डेटा आया, जांग जे का पोटेंशियल सी रैंक निकला। डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पर साफ दिखा। 2 साल बाद भी वो डी रैंक में ब्रेक नहीं कर पाया। वो चुपचाप बूथ से बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बुलाए गए तो उसके फ्रेंड्स उसे कंसोल करने लगे, कहते हुए कि वो खुद उससे भी वीक हैं। जल्द ही रिजल्ट्स ने ये प्रूव भी कर दिया। वो दौड़कर बूथ के अंदर घुसे, चेक करने कि अंदर स्टूडेंट जिंदा है या नहीं। जैसे ही एक टीचर करीब पहुंचा, उसका जॉ ड्रॉप हो गया। वो कंप्लीटली स्पीचलेस रह गया। डिमोनिक हार्ट जमीन पर पड़ा था, डिस्ट्रॉयड, लाइफलेस। दूसरे टीचर ने बुदबुदाया कि आज लिमिट्स से बियॉन्ड पुश होने के बाद मशीन आखिर बर्नआउट हो गई। अंदर खड़ा सीचन मन ही मन साई कर रहा था। उसे एहसास हुआ शायद उसने ओवरडू कर दिया और गलती से हार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसी समय उसने एक टेरिफाइंग डिस्कवरी की। उसकी ग्लूटनी पावर सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही नहीं बल्कि मशीन के कोर को भी डिवोर कर सकती थी। कुछ ही पलों बाद सी चान बिल्कुल काम तरीके से टेस्टिंग बूथ से बाहर निकला। उसके शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने अपनी न्यूली एक्वायर्ड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। इंस्टेंटली उसके आसपास मौजूद हर इंसान की
ट्रू रैंक्स उसे दिखाई देने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये पावर उसके फ्यूचर प्लान्स के लिए कितनी टेरिफाइंगली यूजफुल होने वाली है। फिर उसकी नजर गोंग टिंग पर गई और उसने कुछ शॉकिंग नोटिस किया। गोंग टिंग अपनी रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा था। टेस्टिंग मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए टीचर्स के पास असेसमेंट सस्पेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने अनाउंस किया कि सीचन का डेटा फिलहाल एरर मार्क किया जाएगा और जिन स्टूडेंट्स का टेस्ट नहीं हुआ उन्हें अगले दिन वापस आना होगा। लेकिन माँ लॉन्ग और बाकी लोग फिर भी सेलिब्रेट करने लगे। उनका कहना था कि कोई कुछ भी बोले, सीचैन वंस इन जनरेशन जीनियस है। अचानक झांग झेन गुस्से में आगे बढ़ा। वो चिल्लाते हुए पूछने लगा कि सीचैन जैसा लूजर आखिर सी रैंक तक कैसे पहुंच गया। उसने आरोप लगाया कि उसी ने मशीन तोड़ी है और उसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल के सारे प्लान्स डिले हो गए। अब उसकी पेशेंस आखिर खत्म हो गई। उसके हाथ के आसपास लाइटनिंग क्रैकल होने लगी, जैसे वो स्ट्राइक करने वाला हो। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए उसने सीरियसली सोचा, यहीं इसका अंत कर दूं, लेकिन उससे पहले ही गोंग टिंग बीच में आ गया। उसने सीचान से कहा कि अपने न्यू टीममेट के साथ रूड मत बनो। जांग जन वहीं फ्रीज हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना। काम स्माइल के साथ गोंग टिंग उसकी तरफ मुड़ा और फॉर्मली उसे ग्रेजुएशन असेसमेंट के लिए अपनी स्क्वाड ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया। उसने प्रॉमिस किया कि अगर वो दोनों साथ लड़ेंगे तो स्कूल हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर बनाएंगे। और उसी पल सब कुछ बदल गया। जैसे ही इन्विटेशन दिया गया, पूरे ग्रुप का एटमॉस्फेयर सटली चेंज हो गया। माँ लॉन्ग और बाकी सब लिटरली शॉक में खड़े रह गए। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तरफ से पर्सनल इन्विटेशन मिलना कोई आम बात नहीं थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में ऐसा मोमेंट कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करते। टॉप रैंक्ड अवेकनर्स के बीच भी ऐसा ट्रीटमेंट रेयर होता है। ये एक ऐसी रिकॉग्निशन थी जो इंस्टेंटली किसी को भीड़ से अलग कर देती है। गोंगटिंग की टीम का एक मेंबर तुरंत रिएक्ट करता है। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो साफ साफ बोल देता है, अगर सीचान टीम में शामिल हुआ तो किसी और को बाहर जाना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन उसके शब्दों में साफ झलकती है। वो सवाल उठाता है कि आखिर सीचैन के पास ऐसा क्या है कि उसे कंसिडर किया जा रहा है, जबकि बाकी लोग ब्राइब तक देकर भी अंदर नहीं आ पाए। लेकिन चाहे उसे कितना भी गुस्सा हो, सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं थी। ऑफर खुद गोंग टिंग ने दिया था। अपने अंदर की नाराजगी दबाते हुए जांगजिन एक फोर्स्ड स्माइल के साथ सीचान का टीम में वेलकम करता है और तभी सीचान मना कर देता है। ये रिजेक्शन किसी शॉक से कम नहीं था। जांगजिन वहीं फ्रीज हो जाता है, जैसे उसका दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर दे। गोंग टिंग भी हल्का सा सरप्राइज दिखाता है। उसका रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन गायब हो जाता है और उसकी नजर शार्प होकर सीधे सीचान पर टिक जाती है। एटमॉस्फेयर में इरिटेशन बढ़ने लगता है। जांगजिन अपनी आवाज ऊंची कर देता है, कहता है कि उनकी स्क्वाड एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। लेकिन जवाब में सिर्फ एक काल्म और डिटैच्ड रिप्लाई आता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हैं, बिना किसी इमोशन के। वो साफ वार्निंग देता है, उसे फिर से इन्वॉल्व मत करना, और बिना एक सेकंड रुके वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। पीछे जांगजिन बस अपने गुस्से को दबाता रह जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा कोर्टयार्ड साइलेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को इस तरह ओपनली रिजेक्ट करना ये किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे विस्पर्स फैलने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सीचान खुद फर्स्ट प्लेस के लिए एम कर रहा है। कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उन्हें पहले से लग रहा है कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। दूर खड़े उसके डॉर्म मेट्स हल्के से हंसते हैं। पुलिस के शॉक्ड फेसेस देखकर उन्हें मजा आ रहा होता है। उनके लिए ये रिफ्यूजल रेकलेस नहीं था, ये फियरलेस था। जांग जिन हाथ उठाकर अपने आदमी को रोक देता है ताकि सिचुएशन एस्केलेट ना हो। वो कहता है, कोई बात नहीं। उसके हिसाब से सी चान अपना खुद का रास्ता चुन रहा है। असेसमेंट ऑफिशियली खत्म हो जाता है और स्टूडेंट्स धीरे धीरे कैंपस में फैलने लगते हैं। डायरेक्टर युवन लॉन्ग दूर से ये सब देखकर रिग्रेट महसूस करता है। वो चाहता था कि दोनों साथ मिलकर एकेडमी का नया रिकॉर्ड बनाएं। उसके पास खड़ी मिस्टीरियस वुमन हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ये अनएक्सपेक्टेड टर्न चीजों को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। उसके अनुसार गोंग टिंग जैसे इंसान के लिए ये रिजेक्शन सिर्फ मना करना नहीं बल्कि वो डिक्लेरेशन है। पास खड़ा एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर वार्निंग देता है, गोंग टिंग को लाइटली लेना सही नहीं है। जियांग जिन अभी भी गुस्से में है। वो कहता है कि सीचन की एरोगेंस सिर्फ फॉल्टी टेस्ट रिजल्ट की वजह से है। लेकिन गोंग टिंग चुप रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या टेस्ट सच में गलत था? एक बात वो तय कर लेता है, फर्स्ट प्लेस कोई उससे नहीं ले सकता। उसका एक सबऑर्डिनेट ऑफर करता है कि वो सीचैन को हैंडल कर लेगा। उसे बस एक इनएक्सपीरियंस्ड रूकी कहकर मजाक उड़ाता है। गोंग टिंग की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो पूछता है, क्या उसे सच में लगता है कि वो इतना पैटी है? सवाल का जवाब ऑब्वियस था। वो आदमी तुरंत स्टिफ हो जाता है और पीछे हट जाता है। अनॉय होकर गोंग टिंग टीम को डिसमिस करता है और अकेले चला जाता है। जाते जाते वो कैजुअली कहता है, आगे जो भी होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये शब्द एक हिडन सिग्नल थे। गून कुछ सेकंड सोचता है और फिर समझ जाता है परमिशन बिना बोले मिल चुकी है। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आ जाती है। 10 मिनट बाद जांगजिन को खबर मिलती है, साइचान कैंपस छोड़ चुका है। वो रुका भी नहीं, सीधे घर की तरफ जा रहा है। जांगजिन अपने हाथ में
सोडा कैन क्रश कर देता है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड ग्रिन आ जाता है। एकेडमी के बाहर रूल्स मैटर नहीं करते। उधर बिना किसी खतरे का अंदाजा लगाए सी चान आराम से यूनिवर्सिटी के पास की सड़कों पर चल रहा होता है। उसका दिमाग कहीं और है, अपने गोल्स पर। उसे फ्यूचर की एक घटना साफ याद आती है। एक एलीट गिल्ड ने एक बार एक बेहद खतरनाक डीमन को डिस्कवर किया था जो एक लेयर में सील्ड था। उसका नाम था रात। लड़ाई एक पल में खत्म हो गई थी। पूरी टीम एक ही अटैक में वाइप आउट हो गई थी। उसके बाद वो मॉन्स्टर बाहर निकल गया और ह्यूमन वर्ल्ड में तबाही मचा दी। लेकिन इस बार सब अलग होगा। सीचान पहले ही उस लेयर को लोकेट करने का तरीका सोच चुका है, लेकिन प्लान के लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज का मतलब मनी। इसीलिए वो जाता है मिथ्रिल मॉन्स्टर एक्सचेंज में, जो फ्यूचर का सबसे बड़ा मॉन्स्टर मटेरियल ट्रेडिंग सेंटर है। एक अवेकनर के लिए इक्विपमेंट ही सर्वाइवल है और ये जगह फास्टेस्ट रास्ता। काउंटर पर पहुंचकर वो कैजुअली मॉन्स्टर फैंग्स का एक बंडल रख देता है। अप्रेजर तुरंत चौंक जाता है। एक स्टूडेंट के पास ये आइटम्स कैसे आए? जवाब सिंपल है, मॉन्स्टर ड्रॉप। अप्रेजर भौं सिकोड़ता है, उसने ये पहले कभी नहीं देखे। तभी पास खड़ी एक फीमेल एम्प्लॉई आगे आती है और तुरंत पहचान लेती है, ये संगन फैंग्स हैं, ई रैंक मॉन्स्टर के। जैसे ही वो उनके यूजर्स एक्सप्लेन करने लगती है, अप्रेजर उसे बीच में रोक देता है। वो हंसते हुए कहता है, ई रैंक मटेरियल्स यूजलेस होते हैं, वो सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर के डील्स करता है। उसके हिसाब से ये सब जंक है। अपने मन में वो अपने करियर और लॉस्ट क्लाइंट्स की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। आखिर में वो काम उस नई एम्प्लॉय को दे देता है और चला जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की एक ब्रीफ केस लेकर लौटती है और पोलाइटली पूछती है, क्या और कुछ चाहिए? टोटल अमाउंट 18,000। सीचान हल्के से सिर हिलाता है, फिलहाल रेंट के लिए ये इनफ है। फिर वो कहता है, एक और चीज है। जैसे ही वो हाथ उठाता है, उसकी पाल्म में एक डल ग्लो इकट्ठा होता है। अगले ही पल एक मैसिव डिमोनिक सोर्ड उसके हाथ में मटीरियलाइज हो जाती है। उससे निकलती डीप पर्पल ऑरा पूरे आसपास के माहौल को हैवी बना देती है। लड़की फ्रीज हो जाती है। बिना पहचान के भी उसे समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, कम से कम बी रैंक, शायद उससे भी ऊपर। तभी अप्रेजर वापस आता है और तुरंत डिसमिस कर देता है, ए रैंक वेपन्स मिलियंस में बिकते हैं और उसने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं। उसी समय एक ब्लू हेयर्ड आदमी आगे आता है। वो कामली कहता है, ये ना बी रैंक है ना ए रैंक। अप्रेजर तुरंत एटीट्यूड बदल लेता है और उस आदमी को फ्लैटर करने लगता है। फिर वो आदमी बोलता है, ये एस रैंक वेपन है, पगैट्री लैंड्स में 4Z। रूम में साइलेंस छा जाता है। अप्रेजर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। एस रैंक वेपन और वो भी एक स्टूडेंट के पास। एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है। ब्लू हेयर्ड आदमी आगे बढ़कर सी चैन से हाथ मिलाता है और उसे वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करता है। फिर उसे वीआईपी रूम में इन्वाइट करता है। सी चैन हल्की मुस्कान के साथ उसके पीछे चलता है। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। उस आदमी का नाम है वीआईपी रूम शांत और रिफाइंड है, बाहर की नॉइज़ से कंप्लीटली अलग। दोनों आमने सामने बैठते हैं। क्विंगचे कामली पूछता है, प्राइस क्या है? सीधा जवाब 1 मिलियन। वो शॉक्ड हो जाता है। एस रैंक वेपन तो टेंस ऑफ मिलियंस तक जा सकता है, लेकिन जवाब आता है, वो वेपन बेच नहीं रहा, वो उसे कोलैटरल के तौर पर यूज करेगा 1 मिलियन लोन के लिए और 1 महीने में रीपे करेगा। क्विंग 6 समझ जाता है, ये लड़का वेपन खोना नहीं चाहता, बल्कि खुद यूज करना चाहता है। ये मैच्योरिटी और प्लानिंग उसकी एज से कहीं आगे है। कुछ देर सोचने के बाद सीचान खुद ऑफर देता है, 1 महीने में प्रिंसिपल, अगले महीने 10% इंटरेस्ट। क्विंग 6 उसे ध्यान से देखता है, फिर असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। अब रूम और भी साइलेंट हो जाता है। वो कामली एनालिसिस करता है, 1 महीने बाद ग्रेजुएशन एग्जाम है और फर्स्ट प्राइज भी एग्जैक्टली 1 मिलियन है। फिर वो सीधा पूछता है, क्या उसे फर्स्ट आने का कॉन्फिडेंस है? अचानक एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। सीचन की किलिंग इंटेंट बर्स्ट करती है। उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं, लेकिन क्विंग 6 है पीछे नहीं हटता। वो कहता है, अगर वो वेट कर सकता था तो रिस्क क्यों लेता? इसका मतलब साफ है, उसे अभी पैसे चाहिए और ये उसका लास्ट ऑप्शन है। फिर वो अपना ऑफर देता है, 1.5 मिलियन कैश, नो इंटरेस्ट, 1 महीने के लिए, और पार्टनरशिप का हाथ बढ़ाता है। पहली बार सी चान जेन्युइनली शेकन होता है। इतनी सही एनालिसिस और फिर बेटर डील ऑफर करना, ये कोई नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं। और उसे समझ आता है, रात को हराने के लिए उसे एलाइज चाहिए। वो हाथ बढ़ाता है, डील फाइनलाइज होती है। फोन वाइब्रेट करता है, फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। फिर क्विंग 6 कैजुअली पूछता है, एग्जाम के लिए इक्विपमेंट चाहिए तो अरेंज कर सकता है, लेकिन जवाब आता है नहीं। और फिर बिना कुछ कहे सीचन एक दूसरा वेपन सामान करता है। कमरे में एक बार फिर से टेरिफाइंग ऑरा फैल जाती है। जैसे ही उसके हाथ में एक और एस रैंक वेपन प्रकट होता है, वो बिल्कुल काल्मली कहता है कि उसके पास ऐसा एक और भी है, बिल्कुल पहले वाले जैसा। ये सुनकर चिंग जे और उसकी असिस्टेंट पूरी तरह शॉक में चले जाते हैं, एकदम स्पीचलेस। वो ज्यादा देर रुकता नहीं, आराम से मुड़ता है और बिना किसी जल्दबाजी के बाहर निकल जाता है, पीछे सिर्फ स्टंडन साइलेंस छोड़ते हुए। उसके जाते ही चिंग जे तुरंत अपनी असिस्टेंट को प्रमोट कर देता है। इतने
इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को हैंडल करने के लिए। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है, जबकि दूसरे असिस्टेंट के चेहरे पर जेलासी दिखने लगती है। बाहर निकलते वक्त वो हल्का सा रुककर कैजुअली कहता है कि उसे अभी कुछ और खरीदना है। सीन शिफ्ट होता है। एक टैक्सी एक पुराने से बिल्डिंग के सामने रुकती है। वो बाहर निकलता है और ऊपर लगे बोर्ड को देखता है, कांगजियांग काउंटी लॉन्ग डिस्टेंस बस टर्मिनल। ये जगह उसके अंदर गहरी यादें जगा देती है। पिछली जिंदगी में उसका फैमिली स्ट्रगल ही करता रहा। वो ग्रेजुएट तो हुआ लेकिन अवेकन नहीं कर पाया। कोई गिल्ड उसे लेने को तैयार नहीं था। छोटे मोटे काम करके वो किसी तरह रेंट मैनेज करता था। एक नंबर उसकी याद में गहराई से बैठा हुआ है, $1560 का बैलेंस। वो और उसकी बहन बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे, हर समय एज पर रहते थे। जब उसकी बहन को इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट इंस्टीट्यूट से एडमिशन लेटर मिला था तो एक पल के लिए होप जागी थी, लेकिन उसने वो लेटर फाड़ दिया। फोर्सड स्माइल के साथ उसने कहा वो उसके पास ही रहना चाहती है। उसने अपना सपना छोड़ दिया सिर्फ उस पर बोझ न बनने के लिए। प्रेजेंट में वापस आते ही टर्मिनल का शोर उसके कानों में गूंजता है। वो इधर उधर देखता है, लेट हो चुका है। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। तभी पीछे से एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, उसे डांटते हुए कि वो गलत जगह खड़ा है और फिर से पैसे की बात कर रहा है रेंट के बाद। वो उसकी छोटी बहन यून है। उसे सेफ देखकर उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठती है और खुशी अनकंट्रोलेबली बढ़ जाती है। वो उससे लगेज उठाने को कहती है और जब वो रिएक्ट नहीं करता तो थोड़ा इरिटेटेड हो जाती है। अचानक वो आगे बढ़ता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो शॉक में स्टिफ हो जाती है। पिछली जिंदगी में वो कुछ नहीं कर पाया था, ना उसे प्रोटेक्ट कर पाया, ना उसके सैक्रिफाइसेस रोक पाया, लेकिन इस बार नहीं, इमोशंस से भरकर वो मन ही मन कसम खाता है अब उसे कभी सफर नहीं करने देगा। कुछ देर बाद वो धीरे से कहता है 7 साल हो गए उसे देखे हुए। वो तुरंत उसे दूर धक्का देती है, चेहरा लाल हो जाता है, गुस्से में बोलती है ये क्या अजीब बिहेव कर रहा है। वो अपना बैग उस पर फेंकती है और कहती है जल्दी घर चलो। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। वो कैजुअली अपनी स्टडीज और प्रिपरेशंस के बारे में बात करता है जैसे सब कंट्रोल में हो। उसे देखकर उसका मूड हल्का हो जाता है और वो समझ जाता है इस बार सब अलग होगा। सीन फिर शिफ्ट होता है। एक संकरी गली पुराने बिल्डिंग्स के बीच डिम लाइट में डूबी हुई। हवा भारी है और माहौल शांत। कुछ लोग शैडोज में खड़े हैं, बिल्कुल मॉटलेस। उनमें से एक धीरे से बोलता है यही रास्ता है जिससे वो घर जाता है। तभी एक आदमी आगे आता है। उसका चेहरा अंधेरे से बाहर आता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती है। वो झांगयान है। वो एक ही कमांड देता है, हाइड। बाकी लोग तुरंत शैडोज में गायब हो जाते हैं, अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। वो खुद वहीं खड़ा रहता है, धीरे धीरे सांस लेते हुए। पिछली बार की ह्यूमिलिएशन अभी भी उसके अंदर जल रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, जैसे ही वो सामने आएगा सब खत्म हो जाएगा। गली पूरी तरह शांत हो जाती है और एंट्रेंस के बाहर से धीरे धीरे फुटस्टेप्स की आवाज पास आने लगती है।